बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं। फर्दर इसकी पहली वीडियो आप उसमें 10 एमसीक्यूज़ हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं और करेक्ट ऑप्शन हमने इसमें चूज़ किए। फर्दर हम उसके एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 11 हमें क्या बता रहा है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेव नंबर ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन। ठीक है, तो किसकी वेव नंबर जो है वो ज़्यादा होगी, और डेफिनेटली जो आपके पास वेव नंबर है और या वेवलेंथ है, और जिसका डेफिनेटली वेवलेंथ कम होगी उसका वेव नंबर भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेव नंबर जो है इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, और इसमें जब आप वेवलेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये एक सीरीज़ है। इसको आप देखें कि एक्स जो है वो आपको एक्सरे है आपके पास, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर उसके बाद विजिबल है, और फिर इंफ्रारेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, एक्सरे की एनर्जी जो है वो तकरीबन आपके पास जो है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर है। फिर अल्ट्रावायलेट है वो आपके पास जो है वो 120 से लेकर 300 तक आप अल्ट्रावायलेट है। विजिबल है आपके पास 400 से 800, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, ये फर्दर आपके पास जो है, अगर आप इंफ्रारेड की बात करते हैं तो 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है। माइक्रोवेव जो है वो 2.5 से 2 माइक्रोमीटर है, और इसके बाद रेडियो वेव जो है अबाउट 300 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। तो जिसमें हम देखते हैं कि जिसका इसकी वेवलेंथ एक्सरे की कम होती है तो वेव नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सीक्वेंस है। तो डेफिनेटली आप इसमें एक्सरे को देखें, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। ठीक है, एक्सरे के बाद जो है आपके पास क्या है, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट सही है, लेकिन इंफ्रारेड पॉसिबल नहीं है। एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, ठीक है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है उसके बाद आपके पास टोटल 4 रेडिएशन का जिक्र यहाँ पे 1 2 3 4 5 का है। ठीक है, फिर एक्सरे के बाद है अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव पॉसिबल नहीं है। एक्सरेज के बाद रेडियो वेव्स पॉसिबल नहीं है। एक्सरेज के बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट पॉसिबल नहीं है। तो आपका पॉसिबल आंसर जो है वो आपके पास क्या, बी है। ठीक है, इसमें एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड और रेडियो वेव। यहाँ पे माइक्रोवेव्स का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो पॉसिबल आंसर है बी। इसकी सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए, और इनकी एनर्जी जो वेवलेंथ है वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। Which of the following statement is not correcting the electromagnetic spectra। ठीक है, डेफिनेटली हमारे पास लैंड स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं। तो इसमें है एक पॉइंट याद रखिएगा, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपके पास ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट c 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे काम आएगी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन अल्ट्रावायलेट, डेफिनेटली सही बात है। द वेलोसिटी ऑफ एक्सरेज इज मोर देन अल्ट्रावायलेट, इसमें जो है वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी में फ़र्क है एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट। डेफिनेटली हम जानते हैं कि एनर्जी में फ़र्क है, और एनर्जी डेफिनेटली इनमें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का। कॉस्मिक रेज है शॉर्टर वेवलेंथ, बिल्कुल सही है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज ग्रेटर देन विजिबल, बिल्कुल सही है। ऑल रेडिएशन हैव सेम वेलोसिटी, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ एक्सरेज, क्योंकि एक्सरेज हैं, रेडिएशंस हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है डिफरेंट नहीं होती, बल्कि वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। बी ऑप्शन जो आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। 13 आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। 13 इसमें आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है इसमें आपके पास ये कि जब लाइट जो है फोटोन स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल सरफेस के साथ, तो वहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आप कहते हैं कि लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, वो जो है फोटोन्स नेचर के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसमें जो है आप इसमें देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखें, मेटल्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डेफिनेटली एक मेटल दूसरे मेटल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम देखते हैं कि हमें काम आती। इसके अलावा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पी लेनर्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, और मिसाल के तौर पर पोटाशियम और कैल्शियम मेटल्स पे काम किया गया, इसके फोटो इफेक्ट को स्टडी किया गया। और ये मेटल्स हैं डेफिनेटली इस तरह की जो अल्कली मेटल्स हैं वो आपके पास फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में भी यूज़ की जाती हैं। तो इसमें फार्मूला है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी
या एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर, आपके पास ये है मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, स्पेलिंग इसकी ठीक है, इमिशन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिशन के है। अब ये टोटल एनर्जी फोटोन की एनर्जी टोटली, ठीक है, ये टोटल एनर्जी, और ये क्या वर्क फंक्शन, यानी जो एनर्जी इस्तेमाल होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। डेफिनेट इलेक्ट्रॉन इज जो है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्शन हो रही होती है, उस फोर्स को खत्म करना होता है ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से ऑर्बिट से रिमूव हो सके। तो ये एनर्जी वहाँ इस्तेमाल हो गई, और फिर टोटल एनर्जी का फर्क है, और डेफिनेटली जो जिस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल है। तो ये इसके अलावा आप इस तरह भी बता सकते हैं, ई की जगह एच म्यू, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो है आपके पास म्यू नॉट है, ये है जो है वो फ्रीक्वेंसी है, जिसके बाद जो है वो आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट के अंदर, तो उस डेफिनेट उसकी भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उससे होगी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से वहाँ से इजेक्शन होगा। अगर ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा होगी, उस फ्रीक्वेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियर रिवॉल्व कर रहा है, तो देन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहाँ से इमिट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे इफेक्ट करता है, अगर वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आप नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन नहीं होगी। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो है हम कहते हैं कि एनर्जी passing through a unit area is called intensity. The power of radiation passing through a unit area is called intensity. तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करती है, इस बात को याद रखिएगा कि आगे हमें काम आएगी, कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड करती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके अभी काम आएगी। तो ये है आपके पास, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या है द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है लाइट इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है इसमें। अब आगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक्सीड द सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, डेफिनेटली वो भी हमने बात की थी, ये इस बात का डिस्कशन हो रही है कि अगर जो ये पॉइंट होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो वो ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है वो ये जो है ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड बात हो रही है। फिर उसके बाद द हायर द एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली ये बात भी सही है। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द मेटल इज सेम। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबकी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेटली हर एटम का, मेटल का या उसके एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होता है, हर एक और नंबर ऑफ ऑर्बिट डिफरेंट होते हैं, इस वजह से सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिमिलर नहीं हो सकती। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू नॉट। ई है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो है द काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये बात है जो है वो क्या है, जो सही नहीं, ये भी बात जो है वो काइनेटिक एनर्जी की भी हमने बात की थी इसमें, कि आपके पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास जो है डिपेंड करती है, ये इस पॉइंट को ई पॉइंट में जो एक मिस्टेक है, क्योंकि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पे। ठीक है, इसमें डिपेंड करती है, इसमें इंडिपेंडेंट लफ्ज आ गया, डिपेंडेंट है ये। तो इसमें जो डी ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है वो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल्स का जो आपके पास वो है एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, इस वजह से उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द मेटल इज सेम। नेक्स्ट है आपके पास 14, which of the following statement is not relevant to the Planck quantum theory। ठीक है, Planck quantum theory में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Planck quantum theory ने जो है वो E = h म्यू मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी,
रेडिएट एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब और इमिटेड कंटिन्यूसली। बात बिल्कुल सही है कि जब इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो खुद से एनर्जी जो एब्जॉर्ब और इमिट नहीं करता। यही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे यही वीकनेस भी थी उसमें। रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, से हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। द क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। फोटोन की डेफिनेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वांटम क्या है? क्वांटम एक्चुअली पार्टिकल आप कहते हैं, ठीक है। क्वांटम, व्हाट इज क्वांटम? पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि लाइट का पार्टिकल है तो हम उसको फोटोन कहते हैं। द क्वांटम ऑफ, क्वांटम का लफ्ज क्या है? पार्टिकल। The energy of a sphere with photon of radiation is directly proportional to the wavelength, ठीक है। डेफिनेटली E इक्वल टू एच म्यू, ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर आप देखते हैं E इक्वल टू एच म्यू तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेवलेंथ क्या है? वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेवलेंथ की क्या है? वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। यही बात की गई, तो ये डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन इस केस में। अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द, डेफिनेटली E इक्वल टू एच म्यू। एन जो है ऑर्बिट नंबर है, जो भी ऑर्बिट नंबर होगा उसकी एनर्जी अपनी होगी, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी इसको, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए कि वो डी है। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है इसको अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्सेस के अंडर जो है वो मैटर का क्या बिहेवियर होता है उसको डील करती है मैकेनिक्स। और इसके बाद टू तरह की मैकेनिक्स है आपके पास। इज बेस्ड, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट मींस ऑफ डिटरमिनिंग द मोशन ऑफ बॉडीज पोजेसिंग ऑर्डिनरी वेलोसिटीज। न्यूटन मैकेनिक्स जो लार्ज बॉडीज मूवमेंट के बारे में आपको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। फिर इसके बाद जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है, इसकी सेकंड टाइप है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। Quantum mechanics is a method of interpreting physical phenomena occurring on a very small scale like the motion of electron and nuclei within the atoms। तो ठीक है, तो ये दो तरह की मैकेनिक्स की आपके पास क्या है? एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है। अब इसमें ऑप्शंस को देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप जो है वो डेफिनेटली एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये हैं ऑल ऑफ दी अबव जो क्लासिकल मैकेनिक्स। ये तमाम फिनोमेना जो है वो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि अब आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और आपके पास जो है वो बोहर ने रेडियस का फार्मूला डिफाइन किया, फिर उसके बाद एनर्जी का फार्मूला हाइड्रोजन का डिफाइन किया। तो उससे रिलेटेड जो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। An electron in an atom revolves around the nucleus only in circular path, बिल्कुल सही का। An electron does not absorb energy in the stationary orbit, खुद से वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, ना इमिट करता है। An electron does not emit energy in the stationary orbit, ठीक है, वही बात कि ना एब्जॉर्ब करता है ना इमिट करता है। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ फ्रॉम द स्टेशनरी ऑर्बिट, ये बात इज इक्वल टू एच म्यू। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज, ठीक है, ये फिक्स होता है। तो एनर्जी इमिटेड एब्जॉर्ब इन अ डिस्क्रीट अमाउंट फ्रॉम द स्टेशनरी। तो एनर्जी जो है वो क्या इसमें an atom does not give continuous spectrum and does not fall into the nucleus, ये हम आप ऑलरेडी जो है वो है an atom does not give continuous spectrum। और ये पॉइंट है कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ डिस्क्रीट अमाउंट फ्रॉम द स्टेशनरी ऑर्बिट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज जो है वो आपके पास क्या है? फिक्स्ड होता है फ्रॉम द स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट से जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती खुद ब खुद से, क्योंकि यही पॉइंट जो है अगर हमसे फर्दर हमने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनर्जी इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहाँ पे यही पॉइंट जो है वो क्या है? एनर्जी इज इमिटेड एब्जॉर्ब इन अ डिस्क्रीट अमाउंट फ्रॉम द स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसा मुमकिन नहीं है।
और इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्वांटाइज्ड, डेफिनेटली उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये है कि therefore an atom does not give continuous spectrum and does not fall into the nucleus, क्योंकि एटम में वो खुद ब खुद जो है वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट नहीं करता। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ये डी है इसमें करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है 17, ये आपके पास फॉर्मूला, द करेक्ट एक्सप्रेशन ड्राइव बाय बोहर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth लेवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें आप जो है डेरिवेशन है आपके पास, ये है आपके पास ये टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 Rn, फिर इसको माइनस 2 पाई स्क्वायर पी आई पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 N स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी का फार्मूला है। तो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 N स्क्वायर एच, इसको आप फाइंड आउट करें। तो इसमें आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर एम E4 और जो है सही 2 पाई स्क्वायर एम E4। ठीक है, तो E4 N स्क्वायर एच स्क्वायर सिमिलर 2 पाई स्क्वायर एम E4। ठीक है, यहाँ भी 2 पाई स्क्वायर एम E4। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो ऑप्शन है और ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है एम E4। ठीक है, और इसके बाद जो है हाँ, तो ये यहाँ पे ए और डी इसमें ये है माइनस है, तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। इसमें आप देखें कि 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कहीं पर ये है और ये सिंपल ये जेड और ये ए की बात है। ठीक है, कराची बुक के अंदर ये डेरिवेशन है जेड चार्ज E4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों है, इसका आप जेड स्क्वायर E4 कहें या सिंपल E4 कहें, बात है कि तो इसमें दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास रेडियस का फार्मूला। ठीक है, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, अगर आप रेडियस का फार्मूला देखें आपके पास ये है, हम ड्राइव करते हैं एन स्क्वायर और एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ अगर आप देखें एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये है एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है एन एच ये। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है इसमें, आप अगर आप इसका चूँकि एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर जो है वो वैल्यू नहीं गिवन, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है फार्मूला इसमें देख लें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला करेक्ट फार्मूला है इसका रेडियस का। 19 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की क्या लिमिटेशन है, इट डज नॉट एप्लीकेबल टू मोर देन वन। अच्छे से थोड़ा पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके पास बोहर एटॉमिक थ्योरी टेकिंग इलेक्ट्रॉन एज अ मैटर पार्टिकल। ठीक है, ये बात है कि उसमें मास इंक्लूड किया गया, इसलिए मैटर पार्टिकल है। देयरफॉर इट इज यूजिंग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन जो है therefore it is using mass of an electron revolving around the nucleus in radius formula. In orbit concept, electron revolves as a particle while in orbital electron behave as a wave. It does not, अच्छा ये limitation आप कहेंगे बोहर एटॉम मॉडल की है, it does not explain Zeeman and Stark effect, it does not explain fine spectrum of hydrogen lithium plus 2, it does not applicable to more than one electron system, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Furthermore, Heisenberg uncertainty principle show incompleteness in the Bohr atomic theory, क्योंकि Heisenberg uncertainty principle कहता है कि एट अ टाइम आप एक्यूरेसी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और रेडियस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, तो ये लिमिटेशंस आप देख लें क्योंकि एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो ये लिमिटेशंस हैं इसमें, और जो है जीमन स्टार इफेक्ट को नहीं बता रहा, फाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लिथियम प्लस 2 को नहीं बता रहा, इट डज नॉट एप्लीकेबल टू मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, Heisenberg uncertainty principle show incompletely in the Bohr atomic theory. इस बेस पे it does not applicable to more than one electron system। ठीक है, it does not explain the extra line obtained in the hydrogen spectrum। बिल्कुल, it considers the electron as a particle। बिल्कुल सही, it considers the electron as a wave। तो ये वेव कंसीडरिंग नहीं करती क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर किया। इट इज अगेंस्ट द Heisenberg uncertainty principle। बिल्कुल सही का, अभी हमने बात की कि इनकम्प्लीटनेस है कि एट अ टाइम जो है वो डेल्टा ई डेल्टा एच इक्वल टू एच म्यू।
कि आप क्या करते हैं, हसन प्रिंसिपल है कि आप एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन आप एक्यूरेसी के साथ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो है ये है, इससे रिलेटेड आप ज़रा देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ LUB लब, PER पर, बर्फ BARF बर्फ, ठीक, लब पर बर्फ, इसको आप उर्दू में लिखें। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो L फॉर लाइमन सीरीज़ है, और B फॉर बार्मन सीरीज़ है, पर P है फॉर पार्सन सीरीज़, और ये ब्रेक बर्फ है, तो BAR ब्रेकेट, और फा है फंड सीरीज़। तो ये 1 2 है, 1 बता रहा है ऑर्बिट नंबर 1, 2 बता रहा है ऑर्बिट नंबर 2, और 3 बता रहा है N1 इक्वल टू 3, और 4 बता रहा है N1 इक्वल टू 4, 5 बता रहा है N1 इक्वल टू 5, और इसके अलावा ये देखो, ये बता रहा है कि ये जो N1 है ये 1 2 3 4 5। इसके अलावा L फॉर लेमन, लेमन अल्ट्रा वायलेट सीरीज़ के लिए, और B बामर है, ये 2 है फॉर विजिबल सीरीज़, पासन फॉर थर्ड फॉर IR, बर्फ, ये बर्फ में ब्रैकेट है पहला, 4 है वो भी फॉर IR है। इसके बाद फंड, फंड सीरीज है IR रीजन के लिए, ठीक। इसमें हम देखते हैं द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N1 इक्वल 6 टू 3। 3 क्या है यहाँ पे आपके पास, ये है आपके पास, ठीक है, 3 में आ रहा है, वापस आ रहा है, तो इसमें आपके पास डेफिनेटली जो है वो क्या होगा, पासन सीरीज होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये पासन सीरीज है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो एक नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसमें फिर दोबारा वही बात आ जाती है। इसमें आप यहाँ से देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन इज विजिबल रीजन। विजिबल रीजन आपके पास डेफिनेटली ये है, तो ये आपके पास की बामर सीरीज, B फॉर बामर सीरीज, तो ये आपके पास ये बामर सीरीज है, ठीक है। ये उसी बात को दोबारा हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट है आपके पास 21, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द डी ब्रोगली इक्वेशन। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है, फिर हम इसको, जी ये है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन एंड ड्यूल नेचर थ्योरी फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर, के एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मैटर के बारे में ड्यूल नेचर बताया। मैटर बिहेव एज अ पार्टिकल एंड वेव, तो वेव नेचर वाज कंफर्म बाय डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंट ऑन निकल सरफेस बाय डेविसन एंड जर्मर, एंड पैटर्न वाज सेम व्हेन एक्स-रेज वर यूज्ड बाय ब्रेग। तो इसमें आप देखते हैं पार्टिकल नेचर है इक्वल टू mc² और वेव नेचर इक्वल टू h म्यू। तो इसको आपने कंबाइन किया तो ये है वेवलेंथ इक्वल टू h ओवर mv। v जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये वेवलेंथ है, ये आपके पास जो है वेवलेंथ इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट ओवर डिवाइडेड बाय मास, और जो है आपके पास क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये है आपके डी ब्रोगली, और इसको आप फाइंड आउट करें यहाँ पे। तो ये आपके पास आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू h म्यू v, ठीक है, वेलोसिटी है, ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं कि इसमें जो आपके पास वो है कि मैटर बिहेव विद द पार्टिकल वेव नेचर, और ये वाज कंफर्म बाय डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंट ऑन निकल सरफेस बाय डेविस एंड जर्मर। पैटर्न वाज सेम व्हेन एक्स-रेज वर यूज्ड बाय ब्रेग। और पार्टिकल नेचर में हम जानते हैं आइंस्टाइन थ्योरी इक्वल टू mc², वेव नेचर इक्वल टू h में प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो इन दोनों को कंबाइन किया तो वेवलेंथ इक्वल टू h और mv, एक छोटी सी डेरिवेशन है इसमें। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, h और म्यू। तो यहाँ c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वो रिप्लेस हो जाती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। तो ये हम अभी हमने MCQs को डिस्कस किया। फर्दर हम MCQs पे जो हम डिस्कस करेंगे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।